क्या कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए भारतीय नागरिक बन सकता है क्योंकि वो भारत में लंबे समय से रह रहा है? क्या डोमिसाइल अपने आप में किसी को सिटीजनशिप दे सकता है? कैन डोमिसाइल बी अ ग्राउंड ऑफ ग्रांटिंग ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? लाखों लोग मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक भारत में रह रहा है तो वो स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है। लेकिन कानून की जो सच्चाई है वो बिल्कुल इतर है, चौंकाने वाली है। भारतीय कानून के तहत डोमिसाइल अलोन किसी को भी नागरिकता नहीं देता है, सिटीजनशिप नहीं देता है। आज हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो कानूनी पोजीशन है उसको विस्तार से समझने वाले हैं और ये भी बताऊंगा कि डोमिसाइल क्या होता है और डिसेंट क्या है, वंश से नागरिकता क्या है और इस पर संविधान क्या कहता है और नागरिकता अधिनियम क्या कहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वास्तव में डोमिसाइल के आधार पर इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है या नहीं। आइए कानून को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले यह समझते हैं कि डोमिसाइल क्या है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो का एक भी हिस्सा स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो अक्सर आप कमेंट में पूछते रहते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि डोमिसाइल का असली मतलब होता क्या है कानून के तहत। डोमिसाइल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है और वहीं पर रचना बसना चाहता है और हमेशा भविष्य में वो वहीं पर रहने का इरादा रखता है। भारतीय संवैधानिक कानून में जो डोमिसाइल है उसके दो आवश्यक तत्व हैं। एक तो निवास स्थान होना चाहिए, लंबे समय से रेजिडेंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ मंशा, परमानेंट इंटेंशन टू रिजाइड देयर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि डोमिसाइल केवल रहने से नहीं बनता है बल्कि स्थायी रूप से रहने की मंशा भी उतनी ही आवश्यक है, तभी हम ये कहते हैं कि कोई सी व्यक्ति का डोमिसाइल है वहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जब 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ तब सिटीजनशिप उन लोगों को दी गई जिनका उस समय भारत में डोमिसाइल था, भारत में निवास था, लंबे समय से रह रहे थे और भारत में रहने की ही मंशा रखते थे, और साथ में उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त शर्तें भी उनको पूरी करनी थी, जैसे उनका जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता भारत में जन्मे हो, या फिर वो निश्चित अवधि तक भारत में ही रह रहे हो, निश्चित अवधि से भारत में ही रह रहे हो। यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बात यह समझनी है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है, आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 5 में भी ध्यान रखिएगा, जब उस समय जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, नागरिकता दी गई थी भारतीयों को, तो उस समय पहली बार नागरिकता दी गई थी, तो उस समय भी सिर्फ डोमिसाइल पर्याप्त नहीं था। अभी मैंने आपको और भी कंडीशन बताई हैं, तो वो शर्तें भी अनिवार्य थी, उनको भी पूरा करना था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा और एक भी हिस्सा इस सेशन का मिस मत करिएगा। अब बात करते हैं, क्या आज डोमिसाइल से, आज के भारत में डोमिसाइल से, सिर्फ डोमिसाइल से नागरिकता मिल सकती है क्या? मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आज केवल डोमिसाइल के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है, और इसका सीधा जवाब है नहीं मिल सकती। और क्यों नहीं मिल सकती आप पूछेंगे? क्योंकि 1950 के बाद सिटीजनशिप का जो पूरा नियंत्रण है वो आर्टिकल 11 के अंतर्गत पार्लियामेंट को दे दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को दे दिया गया, और संसद ने अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, सिटीजनशिप एक्ट बनाया, जो एक तरह से गेटवे बना भारत में 1955 के बाद से नागरिकता पाने का। इस एक्ट के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के केवल 5 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? जन्म से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ, दूसरा है वंश से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता, और चौथा है नेचुरलाइजेशन, और पांचवा है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भारत कोई और दूसरी टेरिटरी क्षेत्र को
अपने में समाहित कर ले तो वहां के लोगों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन के उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से नागरिकता है। जैसे अदनान सामी को भारतीय नागरिकता नेचुरलाइजेशन के तरीके से मिली हुई है। श्रीमती सोनिया गांधी जी को नेचुरलाइजेशन के जरिए मिली हुई है। ठीक है, तो ये समझिएगा। और इन 5 तरीकों में ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी डोमिसाइल का जिक्र नहीं है। मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त करने का तरीका डोमिसाइल नहीं है। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या है कि वर्तमान कानून के तहत डोमिसाइल स्वतंत्र रूप से सिटीजनशिप प्रदान नहीं करता है। अब आपके मन में आएगा कि तो ये जो नेचुरलाइजेशन वाली है, लंबे समय से निवास कर रहे हैं, इसकी और कंडीशन क्या है? क्या हम भारतीय नागरिक नहीं है? अगर आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है तो आप इस क्लॉज से रेगुलेट होते हैं, जन्म से नागरिकता। और इसके लिए मैंने आपके इसी चैनल पर बहुत एक डिटेल में जन्म से नागरिकता वाला एक सेशन बनाया हुआ है, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 4 किसका? नागरिकता अधिनियम का, जिसके अंदर सिटीजनशिप बाय डिसेंट के बारे में बात की गई है, वंश से नागरिकता के बारे में बात की गई है। और यहीं पर मैं आपको कुछ डिफरेंशिएट करना चाहूंगा डोमिसाइल और डोमिसाइल वर्सेस सिटीजनशिप बाय डिसेंट के बीच का फर्क क्या है। डोमिसाइल और डिसेंट के बीच का अंतर समझते हैं। देखिए, भारत के अंदर सिटीजनशिप बाय डिसेंट जो है वो नागरिकता अधिनियम की धारा 4 के तहत रेगुलेट होती है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट का मतलब होता है वंश से नागरिकता। यदि कोई बच्चा, और ये किस पर लागू होती है? यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है, बशर्ते जन्म के समय उसके माता या पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए और जन्म को निर्धारित समय के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराया जाए। तो उस बच्चे को जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है उसको सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल सकती है, और इसको हम कहते हैं वंश से नागरिकता। और यहां पर आधार है पेरेंटेज, ना कि निवास। अब तुलना करिए, कोई विदेशी नागरिक भारत के अंदर आता है, 20 वर्ष से भारत में रहे, स्थायी घर भी यहीं पर बना ले और यहीं पर परिवार के साथ बस जाए, फिर भी वो अपने आप में भारतीय नागरिक नहीं बनता है, ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, जब तक वो नेचुरलाइजेशन यानी कि धारा 6 के तहत आवेदन कर कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं अपना लेता। और डोमिसाइल और सिटीजनशिप, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। सिटीजनशिप एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है जो केवल कानून के अनुसार ही मिल सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर नागरिकता लेने में डोमिसाइल का कोई रोल होता है? नेचुरल सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा। उसका मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए, सवाल मन में क्या उठता है कि यदि डोमिसाइल से सिटीजनशिप नहीं मिलती है तो क्या इसका कोई महत्व है क्या? तो डोमिसाइल का कोई महत्व हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हेल्प कर सकता है सिटीजनशिप पाने में। कैसे कर सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। वो मदद करेगा आपको नेचुरलाइजेशन के तहत, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन जो सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। यदि कोई विदेशी नागरिक 12 वर्ष तक भारत में वैध रूप से रह चुका है, अच्छे चरित्र का है और भारत में स्थायी रूप से रहने की मंशा रखता है, तो वो सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकता है। और वो सिटीजनशिप का प्रोसेस है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जो धारा 6 नागरिकता अधिनियम के तहत है। तो मतलब यहां पर लंबा रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 12 साल की होगी। और 12 साल तक भारत में वैध रूप से रहना है, मतलब वीजा वगैरह लेके आए, पूरी प्रक्रिया का पालन करके आए, विदेशी नागरिक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वैध तरीके से भारत में आए, वीजा लेके आए और उसके साथ अपना या काम पे आए, जो भी है, मतलब कानूनन तरीके से आए, 12 साल तक वैध तरीके से यहाँ पर रहे, अच्छे चरित्र का होना चाहिए और परिवार के साथ 12 साल के बाद भी वो ये कहता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रचना बसना चाहता हूँ, तो वो भारत में सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो लंबा निवास है वो इस तरीके से नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता लेने में मदद कर सकता है। मगर यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई घुसपैठिया नेचुरलाइजेशन के जरिए
सिटीजनशिप नहीं ले सकता, नागरिकता नहीं ले सकता, क्योंकि 12 वर्ष तक का निवास जो है वो वैध रूप से होना चाहिए। वैध रूप से किसका होगा? जो भारत में आया भी वैध रूप से होगा। जो अवैध रूप से आया है उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगर कोई कानूनन तौर पर भारत में आया है, 12 साल तक भारत में रह गया है और आगे भी यहीं पर रचना बसना चाहता है, तो वो नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अदनान सामी का। अदनान सामी को भी भारतीय नागरिकता मिली है इसी प्रोसेस के द्वारा जो है नेचुरलाइजेशन का। मगर आपके मन में सवाल आएगा, सर उसने वो 12 साल तक तो लगातार नहीं रहा, तो उसको कैसे मिल गई भारतीय नागरिकता नेचुरलाइजेशन के जरिए? क्योंकि जो सेक्शन 6 है उसके अंदर एक अपवाद भी है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के सेंस में, म्यूजिक के क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य किया है, तो सरकार उसकी जो 12 साल की जो रिक्वायरमेंट है इसको डाइल्यूट कर सकती है, उसके लिए इसमें थोड़ी सी छूट दे सकती है। और ऐसा ही अदनान सामी के केस में हुआ। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे सीएए के अंदर भी जो 12 वर्ष की जो रिक्वायरमेंट है इसको कम कर दिया गया है। अगर कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे जो स्पेसिफाइड कंट्री है वहां से रिलीजियस परसिक्यूशन झेल कर कोई हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट इंडिया में आया है और 5 साल तक यहां पर रह गया है, तो वो नेचुरलाइजेशन के जरिए सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकता है एमएचए को। तो मतलब उसके केस में भी 12 वर्ष की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर दी गई है, अगर कोई रिलीजियस परसिक्यूशन झेल के आया है। अब अगर कोई मुस्लिम है और वो दूसरे देश से भारत में आया है, लीगल वीजा पर आया है, कानूनन तरीके से आया है और 12 वर्ष तक भारत में रह चुका है कानूनी तरीके से, और आगे भी भारत में बसना चाहता है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को इस सिटीजनशिप के लिए, जो नेचुरलाइजेशन की सिटीजनशिप है, इसके लिए अप्लाई करना होगा। अदनान सामी के केस के अंदर उनको छूट दी गई सरकार के द्वारा, क्योंकि उनका विशिष्ट योगदान म्यूजिक के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, इसलिए उनको दी गई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? यहां तक आपको बात क्लियर है? और ये सेशन अगर अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर नहीं किया है तो जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमारा हौसला अफजाई करते हैं, जब हम ऐसे डिटेल्ड सेशन आपके लिए लाते हैं तो हमें और हौसला मिलता है और हम आपके लिए और ऐसे बहुत ही नॉलेजेबल सेशन लेके आते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जब भी कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो ध्यान में रखने के लिए क्या होता है, सिटीजनशिप स्वतः नहीं मिलती। आपने अप्लाई कर दिया 12 साल रहने के बाद तो अपने आप नहीं मिलेगी, आपको एप्लीकेशन लगानी होती है, सिटीजनशिप एप्लीकेशन लगा दी होती है सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपके सारे दस्तावेजों की स्क्रूटनी करती है और फिर उसको अगर सरकार को लगे, एमएचए को सही लगे, तो फिर आपको अप्रूवल मिल जाता है। और उसके बाद आपको ओथ ऑफ अलीजियंस लेना पड़ता है, कि मतलब कि आपका भारत में अटूट श्रद्धा है, भारत के संविधान और कानून में अटूट श्रद्धा है, ऐसी शपथ भी लेनी पड़ती है। इसलिए जो डोमिसाइल है वो केवल इंटेंशन साबित करने में सहायक हो सकता है, लेकिन जो नागरिकता का स्वतंत्र आधार अपने आप में नहीं है कि आपके पास आप लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, डोमिसाइल की बात कर रहा हूं। डोमिसाइल का मतलब होता है कोई व्यक्ति लंबे समय से भारत में रह रहा है और यहीं पर रचना बसना चाह रहा है, उसको हम डोमिसाइल कहते हैं। और डोमिसाइल का मतलब सिर्फ भारत नहीं, कहीं पर भी, मतलब जो व्यक्ति लंबे समय से एक जगह पर रह रहा है और वहीं पर रचना बसना चाहता है, इसी को हम कानूनी तरीके से डोमिसाइल कहते हैं। तो डोमिसाइल हाँ, किसी व्यक्ति की मंशा जानने में, इंटेंशन जानने में सहायक हो सकता है कि हाँ भाई अब तो ये यहीं पर रहेगा और इसलिए इसको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। सिटीजनशिप का ये अपने आप में एक स्वतंत्र आधार नहीं है। अब आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल कंफ्यूजन और रेजिडेंस बनाम सिटीजनशिप के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग जो हैं निवास को, डोमिसाइल को, रेजिडेंस को और नागरिकता को एक जैसा मान लेते हैं कि हमारे पास तो जी आधार कार्ड है, हमारे पास तो जी पैन कार्ड है, हमारे पास तो जी वोटर आईडी कार्ड है और हम लंबे समय से भारत में भी रह रहे हैं, इसलिए हम तो भारत के नागरिक हो गए जी। लेकिन आपको मैं बता दूं, इनमें से कोई भी दस्तावेज सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सिटीजनशिप निर्धारित होती है केवल और केवल नागरिकता अधिनियम 1955 के नियमों के अनुसार। और अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति
25 वर्ष भारत में रह चुका है, लेकिन उसने कभी सिटीजनशिप के लिए आवेदन किया ही नहीं, तो क्या उसे अपने आप इंडियन सिटीजन मान लेना चाहिए, उसे भारतीय नागरिक मान लेना चाहिए क्या? कमेंट में लिखिएगा हाँ या ना, और उसके पीछे का कारण भी मुझे बताइएगा, क्योंकि सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है, वो एक भावनात्मक विषय थोड़ी ना है, वो एक स्टैट्यूटरी लीगल स्टेटस है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थिति और इसके ऊपर जो पूरा लीगल एनालिसिस है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट कहा है कि सिटीजनशिप सॉवरन कंट्रोल का विषय है, ये अनुमान से नहीं मिलती है, ये केवल कानून के अनुसार ही दी जा सकती है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है, आर्टिकल 9 है, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे आपने अभी हाल ही में बॉलीवुड हीरो का नाम सुना होगा 1-2 साल पहले कि उसने फला देश की नागरिकता ले ली है, जैसे ही उसने दूसरे देश की नागरिकता ली, उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, क्योंकि ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति वॉलंटरी तरीके से स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और यह दिखाता है कि सिटीजनशिप कितनी सख्ती से नियंत्रित की जाती है। इसी प्रकार डोमिसाइल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को ओवरराइड नहीं कर सकता। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो क्या क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा नागरिकता का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है, और अनुच्छेद 11 के अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कानून की, और पार्लियामेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार जो है, वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए सिटीजनशिप ग्रांट कर सकती है किसी को, या फिर किसी को नागरिकता रिफ्यूज कर सकती है। डोमिसाइल का महत्व प्राइवेट लॉ में हो सकता है, लेकिन सिटीजनशिप जो है वो पॉलिटिकल लीगल स्टेटस है जो स्टैट्यूट से यानी कि कानून से नियंत्रित होती है। ध्यान रखिएगा, केवल डोमिसाइल से भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है, सिटीजनशिप केवल सिटीजनशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मिल सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूपीएससी के हिसाब से, जुडिशरी, एपीओ, लॉ एग्जाम्स के हिसाब से तैयार करना चाहते हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, या और कोई भी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो ये कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मास्टरी कोर्स हमारी ऐप पर उपलब्ध है। बहुत नॉमिनल प्राइस पर मिल रहा है, 150 से ज्यादा घंटे में, जैसे हम आपको आज YouTube पर पढ़ा रहे हैं, इससे भी ज्यादा बेहद डिटेल में हम आपको पढ़ाते हैं। पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध है, जाइए डिटेल चेक करिए, और पसंद आए तो आप फटाफट से वहीं के वहीं कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। क्लासेस आपको हमारी ऐप, ऑफिशियल ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से मिलेगी। आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जस्ट दून लॉ मेंटर सर्च करेंगे तो आपको हमारी ऐप दिख जाएगी, वहां से भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या है? सिटीजनशिप इज ग्रांटेड नॉट अज्यूम्ड। जो नागरिकता है वो ग्रांट की जाती है, अज्यूम नहीं की जाती कि मैं तो भारतीय नागरिक हूं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्ट शब्दों में समझते हैं इस सारी चीज को, सार को मैं आपको समझा रहा हूं। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा जरूर। आपने अभी तक बताया नहीं, ना ही वीडियो को लाइक किया और शेयर किया। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर भी, ताकि आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव और सेशन मिलते रहें। देखिए, साफ शब्दों में मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं। डोमिसाइल का अर्थ होता है स्थायी निवास की मंशा, और डिसेंट का अर्थ होता है वंश, का अर्थ होता है वंश आधारित नागरिकता का अर्थ होता है माता पिता के आधार पर नागरिकता। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इसी चैनल पर आपको सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश से नागरिकता पर भी एक डिटेल्ड सेशन मिल जाएगा। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा, आपको बहुत नॉलेज उससे भी मिलने वाली है। और नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का कानूनी अर्थ होता है आवेदन और गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद नागरिकता। हाँ, इसकी कुछ कंडीशन है, व्यक्ति को कम से कम 12 साल तक भारत में रहना चाहिए, और उसके बाद वैध रूप से रहना चाहिए, और उसके बाद भी वो भारत में ही परमानेंटली रहना चाहता है, तभी इसके जरिए उसको नागरिकता मिल सकती है। भारतीय कानून सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल को स्वतंत्र आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है।
सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं होती है, ये ग्रांट की जाती है, अज्यूम नहीं की जाती है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। और यदि इस एनालिसिस से आपको डोमिसाइल और डिसेंट सिटीजनशिप का वास्तविक कानून अंतर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट और जागरूक नागरिकों के साथ साझा जरूर करिएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या भारत में भविष्य में सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल का अलग प्रावधान होना चाहिए या फिर जो सिटीजनशिप है वो स्ट्रिक्टली कानूनी तरीके से, जो अभी प्रोसेस दिए गए हैं 5 तरीके हैं, सिर्फ उसके हिसाब से ही रहनी चाहिए। आइए इस विषय पर कमेंट में एक संवैधानिक बहस करते हैं। और हां, अगर आप संविधान को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में हमारे कोर्स का लिंक है। संविधान पर पूरा डिटेल कोर्स है, बाइलिंगुअल कोर्स है, आप वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट लीगल एनालिसिस में। जय हिंद।